कठोर परिश्रम वाला है। आने वाले अगस्त से दिसंबर माह में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्री और मेंस परीक्षाएं लेगा। इन परीक्षाओं में देश भर के लाखों स्टूडेंट शामिल होंगे। इनमें से सैकड़ों उत्तीर्ण होंगे जो मेंस के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स को जरूरत होगी कठोर परिश्रम के साथ ट्रिक स्टडी की। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली इस परीक्षा में एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल होंगे। इसलिए बिना ठोस तैयारी के इस परीक्षा को फेस करना बेमायना साबित होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की कैसे जाए। इस सवाल का काफी हद तक सटीक जवाब कैरियर काउंसलर्स के पास होता है, जो साइंटिफिक तरीके से स्टूडेंट्स को न केवल परीक्षा की तैयारी कराते हैं बल्कि उन्हें इस प्रश्न का जवाब भी सुझाते हैं कि वो किस विषय के साथ और कैसे तैयारी करें। कैरियर टॉक शो के माध्यम से आज हम आपके सामने एक ऐसे ही कैरियर काउंसलर्स को लेके आए हैं जो बीते कई वर्षों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गौतम आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर सिद्धार्थ गौतम की। आपका एक परिचय और है जो शिक्षा की दुनिया में ट्रिक्स के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, जो स्टूडेंट्स को न केवल मोटिवेट करेगा बल्कि स्टूडेंट्स को उनके सफल कैरियर स्थापित करने में सहायक करेगा। स्टूडेंट्स के लिए तैयार इस खास कार्यक्रम में हम बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे सिद्धार्थ गौतम से। सिद्धार्थ गौतम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम चलते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिनके मन में यूपीएससी की परीक्षा को लेकर अनेक सवाल हैं। मेरा नाम पूजा बर्मन है। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि मैंने अभी 12th पास आउट हुई हूँ, तो मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए मुझे कैसे सब्जेक्ट्स चयन करने चाहिए। मेरा नाम पीयूष राजपूत है। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका फायदा मिले। सर मेरा नाम रंजना मिश्रा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पिछले टाइम पे सी सेट का जो पेपर आता है उसमें कहते हैं हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम को चुनौती करना पड़ता है, तो इसमें मीडियम का क्या रोल रहता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या हम लोग गांव में रहते हुए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, देखा आपने बच्चों को कितना कंफ्यूजन है भविष्य के सपनों को लेकर। ऐसे में आप बच्चों को क्या सलाह देंगे। स्टूडेंट्स के तीनों क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं। पहला क्वेश्चन से कि हम अपने करियर का चयन कैसे करें। करियर के चयन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें सभी बच्चे कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड पर है और जिस चीज को वो इंटरेस्टेड हैं, जिस फील्ड को लेकर जहां अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान रखें कि उसके लिए प्रॉपरली उनके पास गाइडलाइन कैसी है, सोर्स ऑफ मटेरियल उनके पास क्या उपलब्ध है। साथ ही इन तीनों को ध्यान में रखते हुए उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और साथ ही अपने गोल के प्रति वो बड़े संवेदनशील हों और अपना जो भी बेस्ट दे सकते हैं उनको देने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न जो स्टूडेंट्स का है कि हम अपने करियर का चयन करने के बाद यदि हमने सिविल सर्विस को, पीएससी को, एसएससी को जो हमने चयन कर लिया है तो हम अपना सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। तो मेरा मानना है सब्जेक्ट को चयन करते समय भी इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब हम 10th क्लास में होते हैं या हम 12th क्लास में होते हैं, उस समय जब हम जो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात को गौर करें वो कि किस सब्जेक्ट पर हम मैथ्स को अच्छा कर रहे हैं, हम रीजनिंग अच्छा कर रहे हैं, हमारा सोशल साइंस में अच्छा कमांड है। यदि बच्चों का सोशल साइंस में अच्छा कमांड है तो वो सिविल सर्विस का चयन कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पीएससी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। और यदि अगर सिविल सर्विस के लिए अगर सब्जेक्ट चयन करना है तो 10th के बाद जब बच्चे सब्जेक्ट चयन करते हैं तो उसी समय कोशिश करें कि वो ऐसे सोशल सब्जेक्टों को टारगेट करें जहां पर वो आगे चलकर उन सब्जेक्टों को आधार बनाकर सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लिक करें। सब्जेक्ट डिसाइड हो जाने के बाद बच्चों के मन में एक और प्रश्न आता है कि हम सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है हमने, अब हम गाँव में रहते हैं, क्या हम गाँव में रहकर भी सिविल सर्विस को एग्जाम को क्लिक कर सकते हैं क्या। मेरा मानना है कि हर एक के स्कूलों पर 6 से 10 तक जो बेसिक एजुकेशन दिया जाता है, हिंदुस्तान के लगभग 95% एग्जाम ऐसे होते हैं जिनका जो सिलेबस होता है वो 6 से 10 तक की किताबें ही होती हैं। 6 से 10 की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, उसको रिलेट किया है या प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा है और उनको अगर वो अपने माइंड पर रख पाता है तो निश्चित रूप से वो सभी एग्जाम देने के योग्य माना जाता है। लेकिन कुछ एग्जामों को लेकर हम कह सकते हैं, जैसे आईएएस के लिए कि बच्चों को 11th-12th की सीबीएसई की किताबें भी पढ़नी होती हैं, कुछ मैगजीन भी पढ़नी होती हैं, है ना। साथ ही उनको कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक भी लिखनी होती है। लेकिन जो एक बेसिक आधार होता है एग्जाम का वो 6 से 10th ही होता है। मतलब वो गाँव का बच्चा भी आगे आने वाले समय में एग्जाम में अपेयर होकर अपना सर्विस दे सकता है। बात है लैंग्वेज की। मेरा मानना है कि अगर सब्जेक्ट में आपका कमांड है तो लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी बाधा आपके बीच में नहीं होती है।
आज के समय में हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छी मैगजीन आती है, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर आते हैं और बहुत ही अच्छा गाइडलाइन भी उपलब्ध रहता है। साथ ही जहाँ छोटा मोटा, जैसे अभी वर्तमान में हमने सुना था कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम को लेकर और हिंदी मीडियम को लेकर छोटा सा विवाद चल रहा था, लेकिन उस पर यूपीएससी ने उस पर टेक्निकल जो समस्याएं थी उसको हल किया है। तो अब हम कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी यूपीएससी को देकर एक सिविल सर्विस जैसे सर्वश्रेष्ठ एग्जामों को, या जो बच्चों का ड्रीम होता है वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। मैं सभी छात्रों से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम एग्जामों का जो आधार है वो 6 से 10th की बुक्स होती हैं, जिनको मैंने चर्चा भी की। उस पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडी सब में कॉमन होता है। यदि कोई बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है, तो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ता है। वो मैथ्स, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, जनरल स्टडी को भी बहुत अच्छे से अप्रोच करता है। तो ऐसे बड़े एग्जामों को अगर बच्चे टारगेट करते हैं तो वो उतनी ही जिज्ञासा से, उतने ही समर्पण से परिश्रम करते हैं। यदि मेरा मानना है कि अगर बच्चा इस तरह से अप्रोच करेगा तो वो बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में भी क्लिक करेगा, और वहाँ नहीं हुआ तो असिस्टेंट कमांडेंट पर, सीडीएस पर, या पीएससी पर, या एसएससी, पीओ, किसी न किसी एग्जाम पर पहुंचकर अपने कैरियर को स्थापित कर पाएगा। साथ ही मैं इस बात को भी शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के बीच में कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, गाइडलाइन मिलना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो बच्चे कोशिश करें कि जिस भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं उस एग्जाम का सिलेबस तलाश करें। उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर को तलाश करें कि क्वेश्चन पेपर क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कितने डेप्थ पे आते हैं, ये पता करने की कोशिश करें। साथ ही जो नए क्वेश्चन आने का पैटर्न होता है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको कलेक्ट करें और कोशिश करें कि जो नई नई घटनाएं हैं उसको कई बार एग्जाम में बहुत अच्छे से अप्रोच करता है। इंटरव्यू में अप्रोच होते हैं, वो इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आज के करेंट की घटनाएं क्या हैं। तो यदि वो सिलेबस को बहुत ध्यान से देखता है और साथ ही वो क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ध्यान से देखता है, और यदि वो न्यूज़पेपर पर नज़र बहुत अच्छे से रखता है, उसके प्रति जागरूक रहता है, तो किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्लिक कर सकता है। ये अप्रोच को मेंटेन करके बच्चे, ग्रामीण प्रदेश के बच्चे भी, शहर प्रदेश के बच्चे भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते हैं, मेरा मानना है वो एक अच्छा करियर स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बच्चों की कड़ी मेहनत के साथ उचित मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटते हैं कुछ पलों के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। विकसित भारत की मजबूत बुनियाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस दौरान हम ट्रिक गुरु सिद्धार्थ गौतम से करेंगे कुछ और ऐसे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत विविधताओं का देश है, तकरीबन 500 से ज्यादा जिले, सबकी अपनी विशेषताएं। कोई सबकी खासियत याद करे भी तो कैसे। जैसे बालाघाट जिले को लेते हैं तो क्या खासियत है इस जिले में, आप हमारे दर्शकों को आसान ट्रिक में समझाएं। मैं आपके क्वेश्चन पे कुछ चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो लगभग 51 जिलों से जुड़ा हुआ है। साथ ही लगभग हमारे पास 29 राज्य हैं और ऐसी बहुत सारे देश हैं जो विश्व का निर्माण करते हैं। सबको पढ़ने का कोई ना कोई ऐसा ट्रिक है जिसको हम बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपने बालाघाट का प्रश्न लिया है। बालाघाट को अगर याद रखना है तो बालाघाट को जो हम लिखते हैं तो बालाघाट बा या हम बी से लिखते हैं। बी से आने वाली हर एक चीज हमें बालाघाट लगानी चाहिए। हम पूछा जाएगा कि बारासिंगा कहाँ मिलता है, बालाघाट। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, बालाघाट। यदि हम बात करेंगे वन विद्यालय कहाँ है, बालाघाट। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, बालाघाट। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बालाघाट। इस तरह से बालाघाट को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो हमें मुरैना याद रखना है। मुरैना यदि कहीं एस आता है, सा आता है तो हम मुरैना लगाइए। मैं आपसे पूछूंगा कि सरसों डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा, मुरैना। सास बहू का अभिलेख कहाँ मिलता है, मुरैना। शहद डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, मुरैना। शहीद मंदिर कहाँ है, मुरैना। इसी प्रकार अगर हमको नेशनल लेवल की चीजों को याद रखना है, मान लीजिए हमारे पास 29 राज्य हैं, 29 राज्यों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और एग्जामों में हम गलतियां ना करें। तो एक उदाहरण लेते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, उसका नाम पहले मद्रास था। मद्रास को जब हम लिखेंगे तो माँ आएगा या एम आएगा। जब भी कोई चीज एम से स्टार्ट हो, माँ से स्टार्ट हो, आप तमिलनाडु लगाइए। मेट्रो रिंग कहाँ होगा, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ होगा, तमिलनाडु। मदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ होगा, तमिलनाडु। ऐसे ही अगर हमें याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक में हम देखते हैं कि उसकी कैपिटल बेंगलोर है। बी से आने वाली चीजों को कर्नाटक लगाना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक। बांद्रा नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक।
बाघ राज्य किसको कहते हैं? कर्नाटक। तो 20 से आने वाली चीजें कर्नाटक चल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय चीजों को याद रखना है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय चीजों में यदि हम सबसे छोटा महाद्वीप देखें तो ऑस्ट्रेलिया है। तो छोटे लोग बड़ा काम करते हैं तो हम उनको बोलते हैं ग्रेट। जब भी आपके सामने ग्रेट वर्ड आए तो आप ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। हमें साउथ अमेरिका याद रखना है। साउथ अमेरिका जब भी आता है तो आप देखिए ए से स्टार्ट होना चाहिए कोई चीज। ए या एडी का जो होता है हिंदी में वो आता है तो आप साउथ अमेरिका लगाइए। हम आपसे पूछते हैं एंडीज पर्वत कहाँ है? साउथ अमेरिका। अमेजन नदी कहाँ है? साउथ अमेरिका। एटाकामा डिजर्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका। एलिनो जलधारा जो हमारे मानसून को प्रभावित करती है वो कहाँ आती है? साउथ अमेरिका। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें पढ़ने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, चाहे हमें हिस्ट्री पढ़ना हो, इकोनॉमी पढ़ना हो, पॉलिटी पढ़ना हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम इस ट्रिक से याद करके बहुत लंबे समय तक माइंड पे रख सकते हैं और बहुत सारे एग्जामों को क्लियर करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने सुनहरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। सर एक और सवाल एक विद्यार्थी का। सर टॉपर्स अपनी तैयारी में ऐसा क्या खास ऐड करते हैं कि उन्हें वो मुकाम हासिल होता है, जबकि तैयारी तो सब करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से टॉपर्स का थोड़ा सा अप्रोच बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है। सबसे पहले टॉपर्स तो अपने उस कैरियर को चयन करते हैं जो उनका सबसे इंटरेस्टेड पार्ट होता है, जिसके प्रति वो समर्पित होते हैं। दूसरा, टॉपर्स वो होते हैं जो एक निश्चित समय पे ही अपना गोल निर्धारित कर लेते हैं। 10th, 11th, 12th के बाद ही अपना कैरियर चयन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का चयन करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर तीसरा, जो टॉपर्स होते हैं वो उस एग्जाम के नेचर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस है तो देखते हैं कि वहाँ पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो एक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो सिली मिस्टेक्स होने वाली होती है बहुत कम हो जाती है। यदि वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव मेंस पर रिटर्न पर बेस होता है तो रिटर्न के लिए वो सिनॉप्सिस बनाना, फॉर्मेट्स बनाना, वर्ड पावर कलेक्ट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, इस पर बहुत फोकस करते हैं वो। और यदि फाइनली बहुत सारे एग्जामों में इंटरव्यूज होते हैं, अगर इंटरव्यू पर आधारित है वो एग्जाम तो कोशिश होती है उनकी कि हम अपने बायोडाटा को बहुत अच्छे से अपडेट रखें, अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी उसको बहुत अच्छे से तैयार रखें। और साथ ही कोशिश होती है कि जहाँ भी मॉक इंटरव्यूज होते हैं या जो भी हमारे बीच में सीनियर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनके बीच में जाके वो मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ों को वो कभी भी गलतियाँ नहीं करते, इसलिए वो टॉपर्स बनते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं इन चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जी बिल्कुल। इस कड़ी में गौतम जी हम आपसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी ट्रिक जानना चाहेंगे जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सहायक सिद्ध हो। निश्चित रूप से ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं। हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका एक ट्रिक ही होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। लेकिन मैं बाद में एक अंतिम रूप से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। बच्चे बहुत सारी फसलों को याद रखते हैं, रबी और खरीफ फसल पढ़ते हैं। हिंदी में जब हम रबी लिखते हैं तो 2 वर्ड आते हैं और जब हम खरीफ लिखते हैं तो 3 वर्ड आते हैं। जब भी 2 वर्ड आए तो रबी लगाएं और 3 वर्ड आए तो खरीफ लगाएं। जैसे हम लिखते चना, चना 2 वर्ड है तो रबी फसल होगी। गेहूं 2 वर्ड है तो रबी फसल होगी। चावल 3 वर्ड है तो खरीफ फसल होगी। कपास 3 वर्ड है तो खरीफ फसल होगी। उड़द हम देखें तो 3 वर्ड है तो खरीफ फसल होगी। इस तरह से बच्चे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो चाहे तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या मिला ये याद रखना पड़ता है बच्चों को। तो मेरा यहाँ एक बच्चों को एक छोटा सा मैसेज है कि बच्चे कोशिश करें कि जब भी कोई चीज गांव से जुड़ी हो उसको हड़प्पा लगा दें और कोई चीज शहर से जुड़ी हो उसको मोहनजोदड़ो लगा दें। हम अगर कहते हैं कि एक विश्वविद्यालय मिला है तो वो मोहनजोदड़ो में मिलेगा। एक बहुत सारे हम बात करें कि एक माँ के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है तो खेती बाड़ी का प्रतीक है तो वो गांव में होगा, हड़प्पा में होगा। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला है, स्नानागार मिला है तो वो शहर में होगा, मोहनजोदड़ो में होगा। यदि हम बात करते हैं बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं वो गांव में होती हैं तो वो हड़प्पा पे मिलेंगी। यदि हम देखते हैं बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, एक एफसीआई मिला है बहुत बड़ा, वो निश्चित से शहर में होता है तो वो मोहनजोदड़ो में होगा। इस तरह से जो भी चीज गांव से जुड़ी हो हड़प्पा लगाए और जो शहर से रिलेटेड होती है वो मोहनजोदड़ो लगाए। वेरी नाइस सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम अपने दर्शकों के लिए छोड़े जा रहे हैं एक सवाल जिसकी एक ट्रिक अगले एपिसोड में बताएंगे गौतम सर। इस सप्ताह का सवाल जनसंख्या के अनुसार राज्यों का क्रम बताएं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिखें। हमारा पता है प्रगल्भ सप्ताह 123 प्रार्थना परिसर हाथीताल जबलपुर मध्य प्रदेश। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आपका ITV न्यूज में। खबरों का सिलसिला शुरू कर